आज हम बात करने वाले हैं हिंदी दिवस विशेष के ऊपर कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और हिंदी कहाँ से निकल के आई, कौन कौन से वर्ण इसमें शामिल है, संप्रेषण कैसे होता है और कितनी अहम है हमारे जीवन के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना। उस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे और हम समझेंगे कि हिंदी है क्या। तो शुरू करते हैं कि अपने विचार, कथ्य तथा भावों का आदान प्रदान जिस भी माध्यम से किया जाता है वही भाषा कहलाती है। इसमें विचार आ जाता है, कथ्य आ जाता है, भाव आ जाते हैं। इनका आदान प्रदान एक दूसरे तक जिस तरह भेजा जाता है या प्राप्त किया जाता है वही हम भाषा कहते हैं। से हो चाहे जानवर हो तथा पशु पक्षी ही क्यों ना हो, सब अपने अपने तरीके से संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण में जो भी वक्तव्य हो, जो भी विचार हो, उसको समझाने की कोशिश की जाती है और वो भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा व लिपि देवनागरी को संविधान ने राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। सन 1953 ईस्वी से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाना तय किया गया। और बात करें तो आधुनिक हिंदी के जनक श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल को माना जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं। जब हमने हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांट लिया तो उनका विस्तार पूर्वक बात अब हम करेंगे। स्वर में आप जानते होंगे अ आता है, आ आता है, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इस तरह स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में शामिल है। इनको काउंट करके देखते हैं तो 13 होते हैं, लेकिन स्वरों की अगर गिनती की बात की जाए तो आपको कहीं पर भी कंपटीशन में अगर आते हैं तो वहाँ पर आपको 11 ही लिखने हैं। व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन में क वर्ग के 5 वर्ण, च वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग के 5 वर्ण, त वर्ग के 5 वर्ण और प वर्ग के 5 वर्ण, ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इनके बाद व्यंजनों में ही आगे जब हम पढ़ते हैं या नॉलेज ग्रहण करते हैं तो उनमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में ये, र, ल, व चारों को अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। और अगर डीपली बात करें तो इन चारों को, ये, र, ल, व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद श, श, श और ह, इनको ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जब भी इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा का संचार होता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और संघर्षी व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद क्ष, त्र, झ और स्र, इन तीनों चारों को संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है जो मिलकर बनते हैं। और विस्तार से आगे बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन 33 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं। अब आप इस डाउट में आ गए होंगे कि यहाँ पर 3 ही क्यों बताया गया। यहाँ पर 3 इसलिए बताया गया कि हिंदी में जो स्र है इसको संयुक्त व्यंजन में नहीं गिना जाता है। वैसे लिखा तो जाता है लेकिन गिना नहीं जाता, इसलिए संयुक्त व्यंजन कश, त्र और ज ही माना जाता है। इसी क्रम में आगे बात करें तो हम बात करेंगे मात्रा और स्वर की। अ एक ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इस बात को आप नोट कर लो कि अ जो स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। वर्णों के उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसको हम मात्रा कहते हैं। वर्णों के उच्चारण जब करते हैं और उसमें जो समय लगता है उस समय को ही हम मात्रा के नाम से जानते हैं या मात्रा कहते हैं। अब स्वरों का पोस्टमार्टम करते हैं कि कहाँ से स्वर आए, क्या क्या नाम उनके हैं, उनकी बात करते हैं। मूल स्वर में 4 स्वरों को शामिल किया गया। मूल स्वरों में 4 स्वरों को शामिल किया गया जिसमें अ है, ई है, ऊ है और री है। इन चारों को मूल स्वर माना जाता है। इसके बाद दीर्घ स्वरों की बारी आती है तो दीर्घ स्वर में आ है, ई है, ऊ है, ये तीनों दीर्घ स्वर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं।
इसके बाद संयुक्त स्वर आते हैं। संयुक्त स्वर आपको पता होगा कि एक तो ये होता है, एक ऐ होता है, एक ओ होता है और एक होता है औ। ये चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसलिए संयुक्त स्वर कहते हैं क्योंकि दो स्वरों से मिलकर ये बनते हैं। और ये बात आप यहाँ देख सकते हो कि किस किस से मिलकर ये स्वर बनते रहते हैं। तो ये संयुक्त स्वर 4 माने जाते हैं। अब अनुस्वार जो है, अनुस्वार जो अंग आता है उसको अनुस्वार की श्रेणी में लिया जाता है। विसर्ग की बात करें तो अह जो आता है उसको विसर्ग में लिया जाता है। अनुनासिक की बात करें तो चंद्र बिंदु वाले जो भी वर्ण होते हैं वो अनुनासिक की कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन जो है वो हिंदी वर्णमाला में संख्या ज़्यादा होती है स्वरों की अपेक्षा। अब हम व्यंजनों का अलग अलग दृष्टि से पता करेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, कहाँ से उच्चरित होते हैं और उसमें क्या क्या काम करते हैं, शरीर के कौन कौन से अवयव शामिल होते हैं, वो सब विस्तार से बात करेंगे। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पे पढ़ते हैं अपन स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब स्पर्श का अर्थ होता है कि फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली जो हवा है वो शरीर के किसी भी वाग्य यंत्र से अगर स्पर्श करती है तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनमें क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब और भ ये स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर का आता है वो है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन की परिभाषा होती है कि जहाँ दो उच्चारण स्थान आपस में समीप आ जाते हैं, जिसकी वजह से वायुमार्ग छोटा हो जाता है। वायुमार्ग छोटा हो जाता है उनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, जैसे श, श, श और ह। ये स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। आता है स्पर्श संघर्षी। उच्चारण में स्पर्श करते समय अपेक्षाकृत अधिक तथा उच्चारण के बाद वाला जो भाग है वो संघर्षी हो जाता है, उसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। यानी कि उच्चारण में स्पर्श का जो समय है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा लगता है, वहाँ पर स्पर्श संघर्षी हो जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में बात करें जैसे च, छ, ज और ज, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन के श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन जो हर वर्ग होते हैं, पांचों क, च, ट, त, प वर्गों के पांचवा जो वर्ण है वो नासिक्य व्यंजन में शामिल हो जाते हैं। उच्चारण में जो हवा होती है वो नाक के माध्यम से निकलती है। इसमें ड, ण, ण, न और म ये जो पांचों व्यंजन होते हैं ये पंचम व्यंजन होते हैं, इनको अनुनासिक की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद आता है पार्श्विक व्यंजन। उच्चारण में जिह्वा जो है उसका अगला भाग मसूड़ों को छूता है तथा वायु पार्श्व भाग से निकल जाती है और वो है ल। ल जो वर्ण है वो पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद अगला आता है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन को ही दूसरा नाम लुंठित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। जिह्वा को 2 से अधिक बार कंपन अगर करना पड़ता है तो उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, जो हमारी वर्णमाला में है र। उच्चिप्त या ताड़नजात व्यंजन। जिह्वा की नोक जब झटके से नीचे गिरती है वहाँ पर उच्चिप्त या ताड़नजात व्यंजन होते हैं, जैसे ड और ढ। इनको ताड़नजात व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद अगला आता है संघर्षहीन व्यंजन। वायु बिना संघर्ष के जब बाहर निकलती है तो उनको संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है, जैसे ये और वह। इनको संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। और मैंने पहले आपको बताया भी था कि ये और वह को अर्धस्वर की श्रेणी में भी रखा जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि स्वर तंत्र की स्थिति तथा कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्र की स्थिति और कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है घोष व्यंजन
और दूसरा है अघोष व्यंजन। हम पहले अघोष व्यंजन पढ़ेंगे। अघोष व्यंजन उनको कहते हैं जिनमें गूंज नहीं होती और उनमें स्वर तंत्र काम नहीं करता है। और अगर अघोष व्यंजनों की बात करें तो हर व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क की बात करें तो क और ख, च की बात करें तो च और छ, इस तरह पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष व्यंजन की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके अलावा श, श, श और श भी अघोष व्यंजन की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। अब बात करते हैं घोष व्यंजनों की। घोष व्यंजन का जब उच्चारण किया जाता है तो गूंज उत्पन्न होती है, स्वर तंत्र में भी कहीं ना कहीं कंपन होता है और हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो वर्ण घोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व और ह भी घोष व्यंजन की श्रेणी में ही शामिल किए जाते हैं। घोष व्यंजनों की ओर बात करें तो जो स्वर होते हैं वो स्वर भी घोष व्यंजन की श्रेणी में ही शामिल है, इसलिए इनको घोष व्यंजनों की कैटेगरी में गिना जाता है। अगली बात करें कि श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। श्वास वायु के आधार पर भी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में जो मुख का विवर होता है वो कम वायु छोड़ता है, इसलिए उनको अल्प विराण कहा जाता है। और महाप्राण में मुख्य विवर जो है उसमें ज़्यादा वायु छोड़ी जाती है, इसलिए उनको महाप्राण की कैटेगरी में रखा जाता है। और आगे बात करें तो अल्प प्राण में क, च, ट, त, प वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा जो है किस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा ये, र, ल और व भी अल्प प्राण में आते हैं। और भी बात करें तो जो स्वर है वो सारे स्वर भी अल्प प्राण की श्रेणी में ही आते हैं। महाप्राण की बात करें तो क, च, ट, त, प वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। उसके अलावा श, श और श तीनों भी महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अब आगे बात करें तो अनुनासिक जो होते हैं वो अनुनासिक नाक के सहयोग से बोले जाते हैं, जिनमें ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ कोई स्वर हो या व्यंजन हो उनको अनुनासिक की कैटेगरी में रखा जाता है। और अब अंत में एक अपील मैं करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अपने हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।